नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीसेस एकेडमी में। और विज़न आईएएस की यह टेस्ट नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थेरी गाथा उन बहुत थोड़े शेष प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है जिसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। यह ग्रंथ संबंधित है। तो देखिए, यह ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित और यह महिलाओं के द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि और भारतीय फारसी शैलियों का मिश्रण है। तो यह है आपका, तो दो का हो जाएगा ऑप्शन बी, गियासुद्दीन खिलजी के समय की पाक कला संबंधी एक पुस्तक। देखिए, बहुत ही नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, 3 में लिखा है कि चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि माफ कीजिएगा, राजा राज चोल ने गांगईकोल चोल की उपाधि धारण की। दूसरा है कि राजेंद्र प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को समाप्त कर दिया और बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरै पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर यहाँ पर है तीसरा कि चोल शासकों ने मंदिर का निर्माण करके और इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कर अपनी विजय को चिन्हित किया। तो यहाँ पर कथन सही पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल तीसरा ही कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की। फिर दूसरा है उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया। सही कथन का चयन करना है और यहाँ पर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सही है, उसने हिंदुओं को जजिया कर से छूट नहीं दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खी में रही कर जल विद्युत परियोजना तथा रातले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, छठे का हो जाएगा आपके पास सतलुज नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 5 का है और 5 का हो जाएगा आपका ये चिनाब नदी है, छठे में है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि संगम युग के दौरान पांड्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथों को पांड्यों का उल्लेख किया, साथ ही उनसे पांड्य समाज पर मात्र सत्तात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया। दूसरा कि पांड्य क्षेत्र ने भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया, इसकी राजधानी कवेरीपत्तनम थी। तो देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन से मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो लिखा है कि पड्डकल का पापनाथ मंदिर, फिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। तो देखिए, यहाँ पर केवल ऑप्शन बी सही है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे, 8 में लिखा है कि यह महत्वपूर्ण गुफा स्थल जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कई प्रतिमाएं हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1 या 2 3 मंजिलें हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी या ब्राह्मणी गुफाओं में कई प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की प्रतिमा उसमें एक है। लिखा है कि उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है आपका एलोरा गुफा का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं। तो पहला है ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन और भारत। तो देख लेंगे यहाँ पर सभी जो है आर्कटिक संधि के सदस्य हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे, 10 में कह रहा है सूफी सिलसिले में जियारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सूफी संत की बरसी पर उनकी दरगाह पर तीर्थ यात्रा पर जाने की प्रथा को संदर्भित करता है। फिर लिखा है कि यह प्रथा भारत में मुगल शासन के दौरान आरंभ हुई थी। फिर तीसरा है इसमें कि इस प्रथा का कव्वाली के विकास से सीधा संबंध है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कौन से कथन सही हैं, और यहाँ पर है पहला और तीसरा कथन सही है कि जियारत जब होती है तो इनकी दरगाहों पर कव्वालियों का आयोजन किया जाता है। 11 में लिखा है कि चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि चिश्ती संत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने राज्य की सेवा को स्वीकार किया। फिर लिखा है कि चिश्ती सिलसिला की गतिविधियां मुख्यतः पंजाब और मुल्तान तक ही सीमित थी। फिर तीसरा है कि हमीदुल दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत थे। तो देख लेंगे 11 का, और यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों
पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह एक विषाणु, माफ कीजिएगा, जीवाणु जनित रोग है। फिर दूसरा है कि यह यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रामक है जिससे पीलिया हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है वर्तमान में इस रोग के उपचार हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। जब इस तरह के वेग अंत मतलब आते हैं स्टेटमेंट, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और देखिए कि यहाँ पर सही कथन केवल ऑप्शन बी है, तो टीका इसका उपलब्ध है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन तो दो आंसर तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब पहला और दूसरा बचा है। नेक्स्ट देखेंगे। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के नगर दिए हैं, नदी पर अवस्थित प्लेस दिया हुआ है। तो लिखा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी और कालीबंगा ब्यास पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका पहला और दूसरा है यह सही है और कालीबंगा ब्यास पे नहीं है। तो देखिए तीसरा गलत है यहाँ पर, और तीसरे को अगर हम देख लेंगे तो आप अपने आप दो आंसर एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन आ गया आपके पास बी। नेक्स्ट देखेंगे। वर्धन राजवंश के राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश का संस्थापक था। फिर लिखा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो हम इसका देख लेंगे जो 14 का, और 14 का नहीं, 14 का भी एक और ऑप्शन बचा हुआ है। और उसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी के दक्षिण तक किया। तो देख लेंगे ऑप्शन जो होगा। तो यहाँ पर कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। और हर्षवर्धन के काल में फाहियान नहीं बल्कि ह्वेनसांग आया था। तो अगर आप देखेंगे तो दूसरा वाला गलत है, फाहियान नहीं ह्वेनसांग। तो अगर ह्वेनसांग देख लेंगे तो दूसरा अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य के एक शासक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि वह एक अच्छा सुलेख एवं कवि था और प्रायः आशुभाषण संधों की रचना करता था। फिर लिखा कि वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन था। फिर तीसरा, उसने खगोल को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। लिखा है कि उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है फिरोज शाह बहमनी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कल्काचार्य कथा निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए वह है आपका ऑप्शन बी। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बस कल्पसूत्र और कल्काचार जैन धर्म, बस उसके आगे इतना लिख देंगे तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। 17 में लिखा है कि मौर्य युग के संदर्भ में सन्निधाता शब्द का अर्थ है। तो देखिए सन्निधाता शब्द का अर्थ है राज्य कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 में कह रहा है कि जब्ती और दाहशाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि दाहशाला व्यवस्था के तहत विभिन्न फसलों की औसत उपज के साथ साथ पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों की भी गणना की जाती थी। फिर लिखा है कि दाहशाला व्यवस्था जब्ती व्यवस्था का उन्नत स्वरूप थी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जब्ती व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर केवल सही, बाकी सारे कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 19 में कह रहा है कि लोकायत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो वह थे आपके ऑप्शन बी सी चारवाक। और आपको पता ही चारवाक के दर्शन में उन्होंने क्या लिखा है। और आपका 20 नंबर कह रहा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सही नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ये कर्म के फल को मानते हैं कि जो कर्म है वही सबसे महान है। तो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि 21 में कि निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थ स्थल में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है। तो देखिए 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवणबेल गोला में। नेक्स्ट देखेंगे। 22 में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पहले आपका होगा ग्राम, और उसके बाद होगा आपका स्थल, और उसके बाद होगा नाडु, और उसके बाद होगा मंडल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आपका। नेक्स्ट देखेंगे।
23 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भक्ति संप्रदाय और भक्ति साहित्य। तो लिखा है कि नयनार तो नल यार दिव्य प्रबंधम, फिर अलवर तेवरम और वीरशैव तो वचन। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है आपका, यह वाला। नेक्स्ट देखेंगे 24 में कह रहा है कि चैत्य एवं विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विहार धार्मिक सभा एवं पूजा के लिए स्थान होते थे, फिर चैत्य भिक्षुओं के निवास का स्थान होते थे। तो यह कथन गलत है। चैत्य यह उल्टा हुआ, केवल इसको कर रखा है। चैत्य जो थे धार्मिक सभा पूजा के लिए स्थान होते थे। फिर लिखा है कि पश्चिम भारत की गुहा परंपरा में चैत्य के पीछे एक स्तूप की उपस्थिति एक सामान्य विशेषता होती थी। तो देखिए 24 का हम देखेंगे और 24 का हो जाएगा। केवल देखिए यहाँ पर सी वाला कथन सही है। अगर आप दूसरे को एलिमिनेट कर देते जैसा कि मैंने बताया है तो कहीं ना कहीं तक आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा, केवल तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि होरी, कजरी और सोहर निम्नलिखित में से किसकी क्षेत्रीय लोकगीत परंपरा है? तो आप जानते हैं, आप यूजली उत्तर प्रदेश के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की यह परंपरा है और बहुत से लोगों को यह पता है। नेक्स्ट देखेंगे 26 में कि सूफीवाद और उससे संबंधित प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सूफी ऐसे संत हैं जिन्होंने खलीफा की शक्ति का प्रसार करने के लिए विश्व भर में यात्रा की। फिर दूसरा है ये आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और सूफी खानकाहों में रहने वालों के बीच के संबंध के साथ ही शेख और जन सामान्य के बीच रिश्तों की सीमाओं भी निर्धारित करते थे। नेक्स्ट देखेंगे कि लिखा है कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी कुछ ऐसे सूफी संतों में से हैं जिन्होंने सभी शरिया कानूनों को संकलित किया और अपने अनुयायियों में इनका प्रचार प्रसार किया। तो देख लेंगे 26 का जो हम यहाँ पर, और 26 का जो सही आंसर है वह है आपका केवल दूसरा कथन सही है। यहाँ पर भी तीसरा कथन यह गलत था, जिससे कि आपके दो आंसर एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 27 में कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल, माफ़ कीजिएगा, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इस काल के दौरान लोग लेखन की कला से अवगत थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। फिर दूसरा है कि ताम्रपाषाण काल के लोग चावल और गेहूं की खेती करते थे। फिर तीसरा है कि इस काल के दौरान लोगों द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर कह रहे हैं कि दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला है कि सातवाहन राजा धार्मिक पुण्य प्राप्त करने हेतु बौद्धों और ब्राह्मणों को कर मुक्ति भूमि दान करने वाले प्रथम शासक थे। फिर दूसरा है कि सातवाहनों ने ब्राह्मण होने का दावा किया लेकिन उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। फिर लिखा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मौर्योत्तर काल में कर्ण वंश की को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला सही है, बाकी यह सब गलत हैं। फिर लिखा है कि संगम ग्रंथों और उनके विषयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए थे। तो तोलक का पीएम लिखा है तो दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ। फिर लिखा है तिरुकुरल व्याकरण और काव्य। मणिमेखलई तो कोवलन और माधवी की पुत्र की साहसिक कार्य, पुत्री के साहसिक कार्य। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि मूर्तिकला की सारनाथ शैली के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में आसनस्थ बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह मुद्रा धम्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती। फिर दूसरा है कि बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। और तीसरा है कि कपोलों की गोलाई पहले की मथुरा से प्राप्त हुई कुषाण कालीन प्रतिमाओं के समान है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, एक और दूसरा कथन सही है, तीन कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भारत में धागा कठपुतली के स्ट्रिंग कठपुतली की एक समृद्ध और प्राचीन परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन से धागा कठपुतली की परंपरा से संबंधित हैं? तो देखिए 31 का देख लेंगे, ये कठपुतली का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो लिखा है कि यह है कठपुतली, गोम्बेट्टा और बोमालट्टा और रावण छाया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3। यह धागा कठपुतली के उदाहरण है, रावण छाया नहीं है। तो आप चाहे तो इसका भी एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 32 में कह रहा है कि यह P75
के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है। इसका नाम गहन हिंद महासागर में रहने वाली समुद्री शिकारी मछली सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। यह एक डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बी है जिसे शत्रु को युद्ध के दौरान कुछ अवधि के लिए समुद्र का उपयोग करने से रोकने के साथ साथ शत्रु की किसी क्षेत्र को अधिकृत करने व प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने, समुद्री सुरंग बिछाने और क्षेत्र की निगरानी करने सहित नौसैनिक युद्ध के अलग अलग प्रकारों में आक्रमण संचालन कर सकती है। यह सबसे संभावित वर्णन है। तो देखिए यह सबसे संभावित वर्णन है आपका आयनिस वागशीर का, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए 33 में लिखा है कि मुगल काल के दौरान कृषि भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि पोलाज, तो यह है चालू वर्ष में खाली रहने वाली भूमि। फिर दूसरा है बंजर, 2 या 3 वर्ष से अधिक समय तक खाली रहने वाली भूमि, और 2-3 वर्ष के लिए खाली रहने वाली भूमि, वही बात हो गई। फिर लिखा है परती, तो निरंतर खेती की जाने वाली भूमि। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है, बाकी कथन गलत है। और ये क्या शुरू हो गया। 34 में कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह संघर्ष प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के मध्य हुआ। फिर दूसरा है तीनों साम्राज्यों ने मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। नहीं, यह मालवा के लिए नहीं बल्कि कन्नौज के लिए। तो यह दूसरा कथन तो गलत है। यह क्षेत्र अत्यधिक संसाधन संपन्न था और उसे प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान प्रतिष्ठा और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा जब गलत ही है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल सही है, तो दूसरा गलत, तो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 35 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य और ऊर्जा सूचकांक निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आप जानते हैं कि आपका इस समय बहुत से सूचकांक हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे 36 में कह रहा है कि संगम युग की सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चोल और पांड्य दोनों के अधीन नागरिक और सैन्य पद धनी किसानों वेल्लालों द्वारा धारण किए जाते हैं। फिर दूसरा है कि पेरियार कृषक मजदूर थे जो पशु चर्म से संबंधित कार्य करते थे और उसका इस्तेमाल चटाई के रूप में करते थे। फिर तीसरा है यहाँ पर कि इस काल में स्पष्ट सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे चित्रकला की पहाड़ी शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का सर्वप्रथम केंद्र बशोली था। फिर लिखा है कि कांगड़ा शैली गुलेर शैली से विकसित हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका तोसली था, उज्जैनी था, मान्यखेत नहीं था, तो 3 को एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद तक्षशिला और सुवर्णगिरी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट देखेंगे 39 में कह रहा है कि हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य इस व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था। तो यह था आपका राजस्थान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। फिर लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, पहला कथन सही है। फिर लिखा है कि गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य प्रशासन के दौरान हुआ। फिर तीसरा है कि उत्तर भारत में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी होगा। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रतिमाओं पर विचार कीजिए। खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा सारनाथ, अनंत शेष साई विष्णु प्रतिमा देवगढ़, और मूल रूप से अहिछत्र के शिव मंदिर में स्थापित गंगा और यमुना की 2 अदम कद प्रस्तर प्रतिमाएं। तो यहाँ पर सही कथन पूछा है, तो यह कथन है आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर में कह बिना किसी तीव्र झटके या उछाल के सुंदर ललित्यपूर्ण मृदु शारीरिक अभिनय इस नृत्य के रूप की मुख्य विशेषता है। यह लम्य शैली से संबंधित है जो स्त्रीत्वपूर्ण, कोमल और सुंदर है। पाद कार्य संक्षिप्त नहीं तथा उसे कोमलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। हस्त भंगिमाओं और विलक्षण मुखी अभिव्यक्ति के द्वारा साथ मुखाभिनय को महत्व दिया जाता है। बहुत सी अभिनय मुद्राओं को ननगीवार, कुथु और महिला लोक नृत्य कई कोत्तिकली और तिरुवती रकली से लिया गया है।
उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का वर्णन करता है? तो वह करता है आपका ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम का। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों में 30 डिग्री और तथा उससे अधिक पहुंच जाता है। तो 30 डिग्री नहीं है, 40 डिग्री होता है। फिर लिखा है कि लू की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने हेतु भारत मौसम विज्ञान की ओर से राज्यों के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ना ही एक सही है ना ही दो सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि गांधार और मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि मथुरा कला शैली में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है। फिर दूसरा है कि कुषाण साम्राज्य ने गांधार कला शैली के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। फिर तीसरा है कि कुषाण शासक कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति का निर्माण मथुरा में किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बादामी गुफाओं का निर्माण को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह किया था आपका चालुक्यों ने, ऑप्शन ए। फिर लिखा है 46 में, और दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखिए तो आप इसका जो स्पीड है उसको बढ़ा के देखिएगा। लिखा है 46 में, नागर वास्तुकला एवं द्रविड़ वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि द्राविड़ वास्तुकला का विमान एवं सीढ़ी नुमा संरचना है, जबकि नागर शैली में विमान का आकार मोड़दार होता है। फिर तीसरा है कि प्रवेश द्वार पर द्वारपाल का होना नागर वास्तुकला के मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है। फिर तीसरा है आपका कि द्रविड़ वास्तुकला के मुख्य मंदिर का गर्भगृह कभी कभी सबसे छोटे शिखरों में से एक में स्थित होता है, जबकि यह मंदिर का सबसे पुराना भाग है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, और लिखा है 47 में कि निम्नलिखित शास्त्रीय संस्कृत साहित्य को उनकी रचना के कालक्रमानुसार सर्वप्रथम से प्रारंभ करते हुए व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे पहले नाट्यशास्त्र पहला, और उसके बाद हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम, फिर हो जाएगा आपका उत्तरा रामचरित्रम, और फिर है गीत गोविंद, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। 49 में कह रहा है कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर है कि वह एकमात्र मुगल बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा कथा स्वयं लिखी। तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निम्नलिखित में से किस देश ने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का ऑप्शन सी, चीन ने। नेक्स्ट देखेंगे, 51 में कह रहा है कि महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे राजा राज चोल द्वारा निर्मित करवाया गया। फिर यह केवल भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि गुप्त काल के दौरान प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि अनुदान की प्रक्रिया के माध्यम से कई जनजाति लोगों को ब्राह्मणवादी समाज में आत्मसात करने के साथ जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो यह कथन आपका 52 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे 53 में कह रहा है कि वर्ष 1867-68 में भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने की थी? तो यहाँ हो जाएगा 53 का ऑप्शन आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। तो यह भी आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट बना के रख सकते हैं, ये किसी भी एग्जाम में आपको आगे काम देगा। लिखा है 54 में कि कठपुतली की कुंडेई शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 में कह रहा है कि यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। फिर दूसरा है कि इसमें कठपुतलियाँ हल्की लकड़ी की बनी होती हैं तथा इनके पैर नहीं होते। कथन दूसरा एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा। और यह जो कुंडई कठपुतली है यह उड़ीसा से संबंधित है, ना कि पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट देखेंगे 55 में कह रहा है कि एक IAS अधिकारी के त्यागपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोगों से संबंधित है। तो किसी राज्य कैडर में सेवारत एक अधिकारी को अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होता है।
नेक्स्ट देखेंगे कि सेवा से त्यागपत्र देना सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस को स्वीकार करने से पूर्णतः भिन्न है। फिर दूसरा है केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो देख लेंगे कि जो अधिकारी होता है वो किसको अपना त्यागपत्र देता है। तो यहाँ पर त्यागपत्र से संबंधित बात हो रही तो वह राज्यपाल को नहीं देगा, बल्कि जिस विभाग से संबंधित है या वह जिस मंत्रालय संबंधित है उस मंत्रालय के सचिव को वह अपना त्यागपत्र देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 56 में कह रहा है गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि गुप्त काल में भागवत पंथ का उदय हुआ जो भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना पर आधारित था। फिर दूसरा है कि गुप्त शासक हिंदू धर्म के कठोर अनुयायी थे और उन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों पर अत्याचार किया। तो 56 का हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे। अभी एक और है, तंत्रवाद के उदय के कारण हिंदू बौद्ध धर्म में देवी पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई। तो यहाँ 56 का हो जाएगा 1 और 3 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 57 में कह रहा है कि मौर्योत्तर काल 2000 ईसा पूर्व से 3000 ईस्वी के दौरान भारत पर मध्य एशियाई शक्तियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। भारत में कुषाणों द्वारा शासन की छत्रप व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। और 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक सारनाथ सिंह शीर्ष के अवयव या का भाग हैं। तो देख लेंगे हम लोग। और यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहले पढ़ेंगे तो वे लिखा है सर्वोपरि तल धर्मचक्र, फिर है कमल घंटिका आधार स्तंभ, फिर चौथा है उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ प्रदर्शित हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 58 का ऑप्शन डी। यह सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे। प्राचीन भारत की बाद की धार्मिक परंपराओं की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो देखिए है मूर्ति पूजा, फिर है मंदिर पूजा, फिर वृक्ष पूजा और आधुनिक अनुष्ठान। तो यहाँ पर हो जाएगा मंदिर पूजा को हटा देंगे और हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4। नेक्स्ट देखेंगे। 60 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे रोम संविधि के तहत सृजित किया गया था। तो पहला कथन एकदम सही है। फिर इसका मुख्यालय हेग में है, ठीक है, और रूस इसका सदस्य है। तो रूस का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है। फिर 61 में है कि मुगल दरबार के संदर्भ में कोर्निश और जमीबोसी 4 तस्लीम निम्नलिखित में से किसके रूप थे। तो यह थे आपके शासन के लिए अभिवादन के। नेक्स्ट देखेंगे। ऑप्शन सी है यहाँ पर सही। 62 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। तो 62 में है कि हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई व्यापक तौर पर करते थे। फिर दूसरा है कि हड़प्पा की प्रत्येक मुद्रा के लिए चित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी। फिर तीसरा है कि बहुरंगी मृदभांड और उत्कीर्णित बर्तन अनेक आकृतियों एवं आकारों में प्रचुर मात्रा में पाए गए जो संभवतः दैनिक व्यवहारिक उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल ऑप्शन सी, तीसरा ही कथन गलत है। 62 में तीसरा ही कथन माफ कीजिएगा सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 63 में कह रहा है कि आरंभिक भक्ति परंपराओं की एक महिला संत कराइकल अम्मयार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह विष्णु की उपासक थी। इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्र वैराग्यवाद का मार्ग अपनाया। तो यहाँ पर जो हम देख लेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 64 में लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तरी काले चमकदार मृदभांडों के चरण में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ। तो 64 में देखेंगे तो व्यापार वाणिज्य में चांदी के सिक्कों का, भारतीय इतिहास में पहली बार शहरी केंद्रों का, उसके बाद है व्यापार संघ या गिल्ड प्रणाली का जिसमें शिल्प विशेषताओं को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर जगह 1 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 65 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मिशन वात्सल्य निम्नलिखित में से किसके कारण प्रारंभ किया गया था। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने हेतु। नेक्स्ट देखेंगे। 66 में कह रहा है कि सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि इसके अनुसार वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरा है संसार का सृजन और इसका विकास ईश्वर के बजाय प्रकृति की देन है। फिर तीसरा आरंभ में सांख्य दर्शन भौतिकवादी था। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही है।
67 कह रहा है कि स्व प्रवर्धक यानी mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये टीके वर्धित प्रतिरक्षा जनत्व और सुरक्षा के साथ प्लाज्मिड डीएनए टीकों के लचीलेपन का भरोसा देते हैं। फिर लिखा है कि इसका मूल लाभ यह है कि इसके लिए पारंपरिक आरएनए टीकों की तुलना में एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है। सही कथन है यहाँ पर दोनों ही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोक नृत्य और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख लेंगे तो वो हो जाएगा, गिद्दा जो है आपका पंजाब में है और लावनी आपका महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। और भवाई आपका गुजरात में है। तो जब पहला गलत हो गया तो यहाँ पर आपके पास आ गया ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 69 में कह रहा है वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि पशुपालन प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां थीं। फिर है इस काल में के दौरान आयुर्वेद संहिता का संकलन किया गया था। तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए, पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 70 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया और सिंधु के पास पेशावर तक राज्य का विस्तार किया था। फिर लिखा है कि इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। फिर उसने दोआब क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवाने अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की। उपर्युक्त में से निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे सेन्ना स्पेक्टाबिलस सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जाता है। तो वह किया जाता है एक आक्रामक पादप प्रजाति के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, 72 में कह रहा है कि 15वीं शताब्दी में के कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनकी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस में भी इनके विषय में क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2023 में। तो लिखा है कि 15वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसने जजिया को समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी तथा हिंदुओं को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए। मुझे लग रहा है यही कथन सेम टू सेम लिखा हुआ था। फिर लिखा है कि उसके संरक्षण में महाभारत और कल्हड़ की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो देखिए 72 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, पढ़नी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि उन्होंने अष्टध्यायी की रचना की जिसे संस्कृत व्याकरण की एक महान कृति माना जाता है। फिर उसके बाद है उनकी साहित्यिक रचनाएं वराह मिहिर और आर्यभट्ट जैसे अनेक प्रवृत्तियों से प्रभावित थी। तो पहला सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 74 में कहा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नाट्य शैलियाँ, राज्य संघ क्षेत्र। तो हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर है कि भांड पाथेर जम्मू और कश्मीर, माच पश्चिम बंगाल, भुआना गुजरात। देखिए यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फारसी कृति रज्म नामक किस प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवादित संस्करण है? तो वो हो जाएगा आपका महाभारत का, ऑप्शन बी। 76 में देखेंगे, पूरा पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसके बाद इसी युग के दौरान मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। तो देखिए दूसरा कथन सही, जब कृषि का ज्ञान नहीं था तो पशुओं को कैसे पालतू बनाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि समुद्रगुप्त अशोक की तरह इलाहाबाद शिलालेख में वर्णित शांति और गैर आक्रामकता की नीति में विश्वास रखता था। और उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिम भारत में क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। तो देखिए 77 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट देखेंगे, 78 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द संदर्भित करता है। तो वह करता है शाही संरक्षण के रूप में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को। नेक्स्ट देखेंगे, 79 में कह रहा है कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कथन की तज़किरा, सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्र। फिर है
मकतूबात संतों की जीवनियों का विवरण और मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला सी सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 80 में हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन डी सही नहीं कि सिंधु घाटी के लोग सोने धातु के बारे में अनभिज्ञ थी। तो देखिए इसका जो हो जाएगा CBI है आपका कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। तो सिंधु घाटी के लोग कॉपर से मतलब परिचित थे। नेक्स्ट देखेंगे, 81 में लिखा है कि भक्त रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रवर्तन किया। फिर दूसरा कह रहा है कि वे कबीर के लेखन से बहुत प्रभावित थे। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन ही सही है, ऑप्शन ए। दूसरा देखेंगे, 82 में कह रहा है कि भारतीय प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जारवे संस्कृति या एक ताम्रपाषाण स्थल मौजूद थी। तो वह था आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, 83 में कह रहा है कि चंपा, श्रावस्ती और कौशाम्बी के नाम से जाने वाले स्थलों में क्या समानता है। तो वह है कि ये बुद्ध के समय महाजनपद की राजधानियां थीं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, 84 में कह रहा है कि मुगल काल के संदर्भ में खुद काश्त किसानों का एक वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि 84 की यह किसानों का वह वर्ग था जो अपने द्वारा जोती गई भूमि का स्वामित्व भी रखते थे। ठीक है, बढ़िया, पहला कथन सही है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उन्हें भू राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। तो नहीं, मुजारियान द्वारा प्रायः उनका शोषण किया जाता था। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला ही कथन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 85 में कह रहा है कि आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह शहर पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। फिर दूसरा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात की विजय के बाद करवाया था। तो यहाँ पर दूसरा कथन सही हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी जो है वह सफ़ेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अखिल भारतीय घरेलू या भोक्ता क्रय सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और की आर्थिक जनगणना के साथ साथ किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसमें केवल गैर खाद्य पदार्थों से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर व्यय के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पर 86 का देखेंगे और 86 का हो जाएगा, कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से यह क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 87 में लिखा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में सीमा विवाद उभर कर सामने आए हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा केवल असम के साथ साझा करता है। फिर लिखा है कि मेघालय अपनी सीमा असम और त्रिपुरा के साथ साझा करता है और सिक्किम अपनी सीमा असम और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। तो 87 का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको अपने मैप पर देखिएगा, एटलस में उठा के देखिएगा कि कौन सा प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है। और UPSC का पूर्वोत्तर जो है बहुत ही फेवरेट क्षेत्र है। आगे बढ़े, 88 में लिखा है 2+2 संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर लिखा है कि पहला कि यह रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर भारत तथा उसके सहयोगी दोनों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है। फिर लिखा है कि भारत ने केवल रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 संवाद किया है। तो देखिए रूस के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यहाँ पर पहला ही कुछ कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, दूसरा कथन गलत है। और 89 में कह रहा है, देख लेंगे हम लोग, वेट कीजिए। लिखा है कि वह सबसे महान राष्ट्रकूट शासकों में से एक थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजधानी नगर मान्यखेत को इंद्र के नगर जैसा उत्कृष्ट बनाया था। वे स्वयं एक महान कवि और उनके द्वारा रचित कविराज मार्ग कविताओं पर सबसे आरंभिक कन्नड़ कृति है। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर किया जा रहा है आपका अमोघ वर्ष प्रथम के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि भीमबेटका की शैल
कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज पुरातत्वविद V.S. वर्कर द्वारा की गई थी, पहला कथन सही है। उसके बाद लिखा है भीमबेटका के मध्य पाषाण युग के चित्र उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्रों से छोटे हैं। फिर उसके बाद है तीसरा कि मध्य पाषाण युगीन चित्रकलाओं में पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में स्थित चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्यों को कलात्मक रूप से साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, सभी कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, और माफ़ कीजिएगा शायद मिस प्रिंटिंग है या कुछ है, 90 के बाद डायरेक्ट 97 क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। चलिए हम लोग 97 देख लेंगे। तो 97 में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पुर्तगाली यात्री था जिसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। फिर दूसरा, उसने विजयनगर राजधानी की तुलना रोम से की। और उसके बाद है कि उसने नालियों और तालाबों द्वारा सिंचाई प्रणाली, विजय के भवन या महल नवसी डिब्बा और बाजार के बारे में सुस्पष्ट विवरण दिया। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है आपका ऑप्शन ए, निकोल दी काउंटी का। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर 98 में लिखा है कि मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस प्रणाली का उपयोग अकबर ने एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए किया था। जात एक अधिकारी के व्यक्तिगत पद को दर्शाती थी और सवार मनसबदारों द्वारा रखी जाने वाली सैन्य टुकड़ियों के आधार को संदर्भित करता था। मनसबदारों को केवल भूमि यानी कि जागीर हस्तांतरण के रूप में ही भुगतान किया जाता था। तो 98 का हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 99 में। 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि पहला कथन, शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल है। फिर लिखा है दूसरा कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाध्यक्ष होता है। फिर तीसरा है कि किसी राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर खोज सह चयन समितियों द्वारा अनुशासित नामों की सूची में वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, पहला और दूसरा ही कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिन्हें अकबर के दरबार में जरी कलम के नाम से भी जाना जाता, वह थे आपके एक सुलेखक, ऑप्शन सी। तो मित्रों यह था विजन IAS का नेक्स्ट टेस्ट, 5वां टेस्ट। आशा है आप लोगों को यह पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। आप इस वीडियो को चलते फिरते आप देख सकते हैं, आप इसको सुनिए, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।